हेलो एवरीवन। आप सब लोगों का स्वागत है। तो हमने हमारी लास्ट क्लास में लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात करी थी। उसके बाद हमने देखा था कि लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं। जो हमने लास्ट में रिजल्ट किया था वो ये था कि भी हमारे पास में एक वेक्टर स्पेस है जो n ट्रिपल का है। ठीक है। एक हमने सेट लिया है ऑफ वेक्टर्स v1 v2 vn vn प्लस वन अप टू vn तक। ठीक है। यहाँ पे जो m है वो हमारे पास में n से ज्यादा है। ठीक। ये जो हमारे पास में सेट होगा ये ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट होगा। हमने ये रिजल्ट देखा है। ठीक है। अब ये होता क्यों है? v1 को और v2 इस तरीके से सभी वेक्टर्स को मैं कॉलम की फॉर्म में लिख दूं। ठीक है। तो जो ये हमारे पास में मैट्रिक्स बन रही है इसका ऑर्डर क्या है? n क्रॉस m है। ठीक। और जो m है वो ज्यादा है n से। इसका मतलब जो मैक्सिमम रैंक पॉसिबल है वो हमारे पास में n आएगी। ठीक है। और मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि जो मैक्सिमम पिविट है वो भी हमारे पास में n होंगे। ठीक। जिस वेक्टर के पास में पिविट होता है उसको हम लीनियरली इंडिपेंडेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वो ये है कि n हमारे पास में लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आ जाएंगे। ठीक। जो टोटल वेक्टर हमारे पास में कितने m है, तो यहाँ से m माइनस n निकालूं तो ये हमारे पास में लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स आने वाले हैं। ठीक है। ये सारी चीजें हमने हमारी लास्ट क्लास में कर ली थी। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है स्पैन ऑफ वी, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, स्पैनिंग सेट ऑफ वी, या फिर इसका एक और नाम होता है लीनियर स्पैन ऑफ वी। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज किया है सेट। इसका मतलब जो ये स्पैन ऑफ वी है ये हमारे पास में एक सेट होता है। और वो सेट कैसा हुआ? अल्फा वी टाइप का। यहाँ पे जो अल्फा है वो हमारी फील्ड एफ से आएगा और जो वी है वो हमारे वेक्टर स्पेस वी के अंदर से आएगा। ठीक है। ये जो हमने अल्फा वी लिख दिया ये है क्या? ये हमारे पास में ऑल पॉसिबल स्केलर मल्टीपल ऑफ वी है। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं हम वी के। यहाँ पे हमारे पास में एक ही वेक्टर है इसलिए बस अल्फा इससे मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है। ये मेरे पास में एक वेक्टर है वी। ठीक है। तो मैं अल्फा वी करूंगा, इसका मतलब क्या करेंगे हम, इसकी लेंथ इंक्रीज हो सकती है, या फिर अगर मैं अल्फा को माइनस लूंगा तो ये वेक्टर इस साइड में आ सकता है। ठीक। इसका मतलब जो ये हमारे पास में लाइन आ रही है पूरे की पूरी, इस पूरी लाइन को मैं अल्फा बी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, है ना। ठीक है। इसके बाद में हम दो वेक्टर लेते हैं v1 और v2। अगर मैं स्पैन ऑफ v1 v2 की बात करूं तो हम क्या लिखेंगे? c1 v1 प्लस c2 v2। ये जो हमने लिखा है ये क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 एंड v2 है। ठीक है। तो ऐसे ही मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ कि मैं स्पैन ऑफ v1 v2 अप टू vn इसकी बात करूंगा तो हम क्या लिखेंगे? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, जो हमारे पास में क्या आएगा? c1 v1 c2 v2 प्लस में cn v1। ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन आता है कि जो स्पैन ऑफ वी है ये हमारे पास में सब स्पेस होता है क्या? अब देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि v1 और v2 ये हमारे स्पैन वी के अंदर आ रहे हैं। ठीक है। अगर v1 स्पैन वी के अंदर है इसका मतलब v1 इक्वल्स टू कुछ अल्फा वी आएगा हमारे पास। और जो v2 है अगर वो भी स्पैन वी के अंदर है इसका मतलब v2 हमारे पास में अल्फा वी आएगा। अब ये दोनों अल्फा सेम ना हो इसलिए वन और इसको टू लिख देते हैं। ठीक है। तो हमें क्या शो करना है कि v1 प्लस v2 ये भी हमारा स्पैन वी के अंदर आना चाहिए। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? v1 प्लस वी टू, इसको मैं ये ले सकता हूँ अभी, अल्फा वन वी प्लस अल्फा टू वी। यहाँ से हम v को कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे जो अल्फा वन और अल्फा टू है ये हमारी फील्ड से आ रहे हैं, तो इनको मैं ऐड करूंगा वो भी हमारी फील्ड के अंदर ही होगा। तो इसको कुछ अल्फा थ्री वी मान ले। इसका मतलब जो v1 प्लस वी टू है ये हमारे स्पैन ऑफ वी के अंदर आ गया। ठीक है। वैसे ही हम ले लेते हैं, एक कोई बीटा ले लिया हमने जो हमारी फील्ड से आ रहा है। हमें क्या शो करना है कि बीटा वी ये हमारे स्पैन ऑफ वी के अंदर आता है। ठीक है। तो अब देखो, वी वन जो है वो स्पैन वी के अंदर है। तो यहाँ पे अगर मैं बीटा वी वन करूंगा
तो ये बीटा अल्फा वन बी हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी हमारी फील्ड के अंदर से आ रहा होगा, जिसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यस, जो स्पैन भी है वो हमारे पास में सब स्पेस होता है हमारे वेक्टर स्पेस का। ठीक है। इसके बाद में अगर मैं ऐसे लिखता हूँ स्पैन एस इक्वल्स टू वन, इसका जो मीनिंग है वो ये है कि एस जो है वो स्पैन करता है वी को। इसका मतलब वी के अंदर जितने भी हमारे पास में वेक्टर्स आएंगे उन सबको मैं एस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। ठीक है, कि हमारे पास में एक वी है जो हमारे वेक्टर स्पेस वी के अंदर से आ रहा है। एस के अंदर हमने मान लिया कि हमारे पास में कुछ वेक्टर्स हैं वी वन वी टू अप टू वी एन। ठीक है। तो स्पैन एस इक्वल्स टू वी का मतलब क्या हो जाएगा कि जो ये वी है इसको मैं एक लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। इसके बाद में एक एग्जांपल हमारे पास, ठीक है, कि हमने एक एस लिया 1 2 और 5 4। ठीक है। तो हम पूछ रहे हैं कि जो स्पैन ऑफ एस है क्या वो इक्वल्स टू R2/R होगा। इसका मतलब जो हमारे पास में R2 है क्या इसके हर एक वेक्टर को मैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। एस के अंदर एलिमेंट क्या है 1 2 और 5 4। ठीक है। यहाँ से हमारे पास में क्या आएगा कि C1 1 2 प्लस C2 5 4। और जो R2 है इसको हमने कुछ ए और बी ले ली। ठीक है। यहाँ से हमारे पास में क्या आएगा C1 2 C1 प्लस 5 C2 4 C2 इक्वल्स टू क्या है ए और बी। यहाँ से जो हमारे पास में कंडीशन आ रही है C1 + 5 C2 इक्वल्स टू ए और 2C1 + 4 C2 इक्वल्स टू बी। ठीक है। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 5 2 4 C1 C2 इक्वल्स टू ए और बी। ठीक है। ये हमारे पास में क्या आ गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ से हमें C1 और C2 की वैल्यू चाहिए। इसका मतलब हमें सॉल्यूशन चाहिए। और सॉल्यूशन होने का मतलब क्या होता है कि जो हमारा सिस्टम है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक। इसका मतलब जो हम ये C1 C2 फाइंड कर रहे हैं हम एक तरीके से यही फाइंड कर रहे हैं ना कि इसके लिए हमारा जो सिस्टम है वो क्या होगा कंसिस्टेंट होगा। ठीक है। अब देखो 1 5 2 और 4 यहाँ पे ए और बी। ये हमारे पास में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गए। R2 को चेंज करते हैं R2 - 2 R1 से। ठीक है। तो हमारे पास में 1 5 ए यहाँ पे 0 आ जाएगा। 5 × 2 10 माइनस करेंगे तो -2। ठीक है। यहाँ पे 2a आ जाएगा तो B - 2a आ गया। ठीक है। अब देखो जो हमारे पास पिवट है एक पिवट यहाँ पे आ गई एक पिवट यहाँ पे आ गई। इसका मतलब ये क्या है फुल रैंक है। फुल रैंक का मतलब हमें सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा और वो क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है। इस केस में जो हमारा सॉल्यूशन है वो ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा ए और बी की वैल्यू चाहे कुछ भी हो। ठीक है। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो हमारा ए बी है उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 2 और 5 4 के अंदर लिख पा रहे हैं। तो इसका मतलब जो ये स्पैन एस लिखा हुआ है ये चीज सही हो गई कि ये R2 को स्पैन कर देगा। ठीक है। तो अगर यहाँ तक की चीज क्लियर है यहाँ से एक चीज ऑब्जर्व करो कि जो 1 2 है और जो 5 4 है ये दोनों आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है। ये हमारे पास में एग्जांपल है कि एक सेट है और हमें ये चीज देखनी है कि ये R3 को स्पैन करेगा या नहीं करेगा। इसका मतलब R3 इक्वल्स टू स्पैन ऑफ एस होता या नहीं होता हमें ये चीज चेक करनी है। ठीक है। अगर ये चीज होती है इसका मतलब R3 के अंदर जो भी हमारे पास वेक्टर आ रहा होगा तो R3 के अंदर आने वाले वेक्टर्स को हम ए बी सी की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। इसका मतलब ए बी सी ये जो हमारे पास में वेक्टर है R3 का इसको मैं लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है। यहाँ से हमारे पास में क्या आएगा C1 - C1 2 C1। ठीक है। प्लस C2 और प्लस में 0 0 2 C3। ठीक है। यहाँ से फाइनली जो हमारे पास में कंडीशन आएगी वो क्या आएगी C1 + C2 + 0 इक्वल्स टू ए। यहाँ पे -C1
प्लस C2 प्लस 0 इक्वल्स टू बी, और लास्ट में मिलेगा हमें 2C1 प्लस C2 प्लस C3 इक्वल्स टू सी। ठीक है, इसको भी अब मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ ए एक्स इक्वल्स टू बी की तरफ। तो हमें मिलेगा 1 1 0 -1 1 0 2 1 1। ठीक है, C1 C2 C3 इक्वल्स टू ए बी और सी। ठीक है, यहाँ से हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले क्या करते हैं, R2 को चेंज करते हैं, R2 प्लस R1 कर दें, तो 1 0 1 2 0 0, यहाँ पे बी प्लस ए आ जाएगा, 2 1 1 सी। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, R3 को चेंज करते हैं, R3 माइनस 2 R1 से, तो हमारे पास में ये चीज़ जीरो हो जाएगी। टू से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 आ जाएगा। टू से मल्टीप्लाई है, ये तो सी में रहेगा हमारे पास। टू से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास में -2 आ गया। जो R2 है, इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास में 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास में बाई 2। ठीक, फिर हम क्या कर रहे हैं, R3 में चेंज करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं इसके अंदर, तो ये जीरो हो गया, और ये ऐड होगा तो हमारे पास में बी प्लस ए बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखो, एक पिवट, दूसरी पिवट और तीसरी पिवट, हमारे पास में रैंक इस केस में भी फुल आ रही है। इसका मतलब हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब C1 C2 और C3 की वैल्यूज आ रही है, जिसके लिए मैं ए बी सी को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये मैं हर एक ए बी सी के लिए कर सकता हूँ। इसका मतलब R3 को मैं इस एस के साथ में स्पैन कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी आप ये चीज ऑब्जर्व करो कि जो सेट एस है, ये हमारे पास में क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में टॉपिक आता है बेसिस एंड डायमेंशन। लेकिन इसको समझने से पहले एक एग्जांपल और करता है कि हमने एक सेट लिया, ये हमारे पास में क्वेश्चन है कि एक सेट एस दिया है और एक वेक्टर है हमारे पास में वी। ठीक है, हमसे पूछा है कि जो ये वी है, ये स्पैन एस के अंदर आता है या नहीं आता। इसका मतलब 2 2 को हमें इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। ठीक है, इसको मैं वेक्टर वी वन ले लेता हूँ, वी2 वी3 और वी4। तो अब देखो, एक पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास में, कि मैं 2 से वी3 को मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास में ये आ जाएगा 2 2। ठीक है, और बाकी सबको मैं जीरो ले लेता हूँ। हमारे पास में एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, कि हमें 2 2 चाहिए ना, तो मैंने वन टाइम वी वन ले लिया, ये वाला, और 1 इंटू वी4 ले लेते हैं, तो भी हमारे पास में 2 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में एक और पॉसिबिलिटी है हमारे पास में, कि हम क्या करें, 2 2 के लिए मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ वी वन को, और 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ वी2 को। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि एक इसको स्पैन करने के लिए हमारे पास में बहुत सारी पॉसिबिलिटी आ गई। यहाँ से हमें थोड़ी सी ये फीलिंग आ रही है ना, कि जो सेट एस के अंदर वेक्टर्स हैं, ये थोड़े ज़्यादा हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं है ना। हमें 2 2 को स्पैन करवाना था, तो ये तो मेरा एक सिंगल वेक्टर भी कर सकता है ना, 1 1। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास में ये आ जाता। इसका मतलब बाकी जो वेक्टर्स हैं, वो हमारे पास में एक्स्ट्रा है। यहाँ से मेरे को अगर इन एक्स्ट्रा वेक्टर्स को हटाना है, तो हमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। जो हमारे पास एक्स्ट्रा कंडीशन होती है, वो ये होती है कि सेट के अंदर जो वेक्टर्स आएंगे, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली कंडीशन अगर ऐड हो जाएगी, इसका मतलब स्पैन एस, इसमें मैं ऐड कर दूं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो ये चेंज हो जाता है बेसिस में। ये हमारे पास में बेसिस की डेफिनेशन होती है क्या, कि एक वेक्टर स्पेस हमारे पास ओवर फील्ड एफ, तो जो एस है, उसको हम बेसिस ऑफ वी बोलेंगे, अगर वो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हो। फर्स्ट कंडीशन क्या है, कि स्पैन ऑफ एस हमारा वी के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब वेक्टर स्पेस के अंदर आने वाले जितने भी वेक्टर हैं, उन सबको मैं एस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। ठीक है, और जो एस के अंदर हमारे पास में वेक्टर्स आ रहे हैं, या फिर एलिमेंट बोल देते हैं, वो क्या होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, एस हमारा क्या हो गया, बेसिस। ठीक है, अब हमारे पास में एक डाउट आ सकता है कि हमने बेसिस फाइंड किए क्यों, है ना। तो वो हमने इसलिए किए हैं कि जो हमारे पास में नंबर ऑफ
एलिमेंट्स इन एस होते हैं वेयर एस इज अ बेसिस। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या होता है, डायमेंशन होता है हमारे वेक्टर स्पेस का। ठीक, तो हमें वेक्टर स्पेस की अगर डायमेंशन फाइंड करनी है तो हमें ये देखना होगा कि जो बेसिस का सेट है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक, इसके लिए एग्जांपल है, मैं ये पूछता हूँ क्या स्पैन ऑफ एस हमारा R2/R के इक्वल होगा। ठीक है, इसका मतलब जो भी हमारे पास में ए बी होंगे उनको मैं लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ इनके। यहाँ से हमारे पास में क्या कंडीशन आ रही है, 2C1 + C2 प्लस 0 + 0 = ए। और दूसरी कंडीशन आ रही है 0 + C2 + 2C3 + C4 = बी। ठीक है, यहाँ से मैं इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूँ तो 2 0 1 1 0 2 और 0 1, यहाँ पे C1 C2 C3 C4 और हमारे पास में ए और बी। यही से हमें दिख रहा है कि एक पिवट ये रहा, दूसरा पिवट ये रहा। ठीक है, इसका मतलब ऐसी हमें वैल्यूज मिल जाएंगी C1 C2 C3 और C4 कि जिनके लीनियर कॉम्बिनेशन में मैं ए और बी को लिख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ये तो हो गया हमारे पास में स्पैनिंग सेट। ठीक, मैं इनको देखता हूँ, 2 0 1 1 0 2 0 1। ठीक है, ये हमने V1 V2 V3 और V4 लिख दिए। हमें ये दिख रहा है कि एक पिवट ये रहा, दूसरा पिवट ये रहा। इसका मतलब जो V1 और V2 है ये हमारे पास में क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और जो V3 और V4 है ये लीनियरली डिपेंडेंट। तो यहाँ से अगर मैं हमारे सेट एस को थोड़ा चेंज कर दूं कि उसके अंदर बस ये दो वेक्टर आ रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद हम पूछें क्या ये स्पैन करेगा हमारे R2/R को, तो ये हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा, अब देखो, ए कोमा बी, इसको हम C1 2 0 प्लस C2 1 1 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से हमारे पास में कंडीशन क्या आ रही है, 2C1 प्लस C2 = ए। और दूसरी कंडीशन आ रही है C2 = बी। तो C2 की वैल्यू बी आ गई, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास में C1 आ जाएगा A - B/2। ठीक है, तो हमारे पास में C1 की वैल्यू भी आ रही है और C2 की वैल्यू भी आ रही है। इसका मतलब मैं इन दोनों की हेल्प से हमारे R2 वेक्टर स्पेस को स्पैन कर सकता हूँ। इसका मतलब जो बेसिस आ गया मेरे पास में वो कितना आया, 2 0 और 1 1। ठीक है, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, दो हैं। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ जो R2 है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।